हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटिंग का सब्जेक्ट और इसके अंदर हम 3 चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। जिसके अंदर हमने फर्स्ट अकाउंटिंग का डिस्कशन किया था कि अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, करते कैसे हैं, उसके फायदे क्या हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आपको करवाया गया था कि जो इसकी बेसिक टर्म्स है, मतलब अलग अलग जो नाम है उनका मीनिंग क्या है, उन टर्म्स का मीनिंग आपको करवाया गया था। थर्ड चैप्टर आपको करवाया गया है अकाउंटिंग क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स। उसके अंदर से सब्सिडरी बुक्स के अंदर से जो हम टॉपिक करेंगे वो है कैश बुक, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे या उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम किसके लिए इसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, और इनको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है बेटा, सब्सिडरी का मतलब सपोर्टिव, स्पेशल पर्पस। बेटा पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूं, उसके बाद हम इन बुक्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। देखो बेटा, जैसे आप छोटे थे, ये बिजनेस भी जैसे पहले छोटा था, इसका भी वही काम चलेगा जैसे आपके साथ चल रहा था। आप जब छोटे हुआ करते थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे, नर्सरी में, एलकेजी में, तो उस समय पे आपको सिर्फ एक नोटबुक लगवाई जाती थी, सिर्फ एक नोटबुक होती थी जिसके अंदर सारे काम आप लोग कर लेते थे। जैसे जैसे आप बड़े होना स्टार्ट हुए, वैसे वैसे आपकी नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। ऐसा ही हो रहा था आपके साथ, ऐसा ही बिजनेस के साथ भी होता है। तो बिजनेस जब छोटा होता है उस टाइम पे एक ही बुक के अंदर सारा काम कर लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता है, जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होता है, वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो जो बुक्स हैं, इन बुक्स को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड होती है वो इन्हीं बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है बेटा, तो इन बुक्स का नाम ही क्या है वहां पे, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। यानी कि सब्सिडरी का मतलब होता है सपोर्टिव। एक बुक को सपोर्ट करने के लिए अलग काफी सारी बुक्स बनाई जाती है जो एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करती है, तो सपोर्टिव बुक्स होती है। और स्पेशल पर्पस का मतलब जितनी भी बुक्स हम बनाएंगे उसका कोई ना कोई स्पेशल पर्पस या स्पेशल फीचर होगा। ठीक है बेटा, मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि टॉपिक एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज बुक की। सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज बुक की, उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स बुक की, उसके बाद हम बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक, और उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद हम बात करेंगे कैश बुक, और फिर बात हम करेंगे एक बुक और है जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। बेटा 11th क्लास के अंदर आपको ये बुक्स करवाई जाएगी, सारी की सारी बुक्स करवाई जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनका नाम क्या है, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, वैसे ही अब हम इसको समझेंगे। जिन जिन के जैसे जैसे नाम लिखे हुए हैं उसका वही स्पेशल फीचर है। पहली बुक है परचेज बुक। बुक का नाम क्या है, परचेज बुक। नाम से क्लियर हो रहा है परचेज बुक, इसका मतलब जो भी परचेज करेंगे वो यहां रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन कंडीशन है ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स will be recorded in purchase book। सर इसका क्या मतलब है,
बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ क्रेडिट पे गुड्स परचेज करके लाओ, क्रेडिट का मतलब है उधार, मतलब कि अगर हम कभी भी उधार पे सामान खरीद के आएंगे, सामान का मतलब गुड्स से है बेटा। यहाँ पे गुड्स का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, गुड्स का मतलब होता है जिसके अंदर आपका बिजनेस डील करता है। जो सामान आपकी दुकान पे कॉन्टिन्यूअस रेगुलर सेल परचेज किया जाता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल लें मोबाइल फोन की दुकान का, तो मोबाइल फोन की दुकान पे क्या सेल परचेज किया जाएगा, मोबाइल फोन, तो वो उसको मोबाइल फोन ना लेके उसको क्या बोलता है, गुड्स बोलता है, ठीक है। लेकिन वहां पर फर्नीचर भी होता है, फिटिंग्स भी होती है, और भी काफी सारा सामान होता है, लेकिन वो उसको खरीदता बेचता नहीं है। तो जो मोबाइल फोन होंगे उनको अगर आप उधार पे परचेज करके लेके आओगे, यानी कि गुड्स को अगर उधार पे परचेज करके लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कौन सी बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक के अंदर। इस बुक का काम सिर्फ यही है। जैसे होता है ना, मेरी साइंस की नोटबुक है, तो साइंस की नोटबुक में सिर्फ मैं क्या रिकॉर्ड करता हूँ, साइंस का वर्क रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये बुक कौन सी है, परचेज बुक। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या करोगे, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करोगे, वो भी कौन सी, जो गुड्स आप क्रेडिट पे परचेज करके आए, ठीक है बेटा। सेम ऐसी जो आपकी सेल बुक है, ये सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेगी, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर आप उधार पे गुड्स बेचोगे तो कौन रिकॉर्ड करेगा, सेल बुक रिकॉर्ड करेगा। कौन रिकॉर्ड करेगा, सेल बुक रिकॉर्ड करेगा। परचेज बुक नाम से क्लियर, सामान अगर उधार पे खरीदा तो परचेज बुक में लिखना है, सामान अगर उधार पे बेचा, सामान अगर उधार पे बेचा, सामान का मतलब गुड्स, गुड्स अगर उधार पे बेची तो कहां पे रिकॉर्ड करनी है, सेल बुक के अंदर, ठीक है। इसके बाद सर इसका नाम से क्लियर हो गया हमारे को, परचेज रिटर्न बुक, यानी कि ओनली परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड। अगर उधार पे आपका कोई सामान बिका था और वो वापस आ गया, ऐसा होता है ना कई बार, मैं सामान लेके चला गया, मैंने कहा जी ठीक है जितना हमारे को चाहिए होगा हम रख लेंगे, बाकी आपको वापस दे जाएंगे। तो जितना सामान वापस आ गया, जितना सामान वापस आ गया, आप यहाँ पे क्या करके लाए थे, परचेज करके लाए थे, तो आप क्या करोगे, सामान को वापस आएगा नहीं, सामान को वापस करोगे, आप सामान वापस करोगे। अगर आपने जो सामान खरीदा था, यानी कि जो भी परचेजेस की थी, उनको अगर वापस कर दिया जाता है तो वो कहां पे लिखा जाएगा, परचेज रिटर्न बुक के अंदर लिखा जाएगा। सेल रिटर्न बुक के अंदर क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ गुड्स, इसके अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ गुड्स। जैसे आपने सामान खरीदा वापस कर दिया तो किस पे लिख दिया, परचेज रिटर्न में। आपने सामान बेचा, आपने सामान उधार पे बेचा और वो सामान वापस आ गया, तो कौन सी बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है आपको, सेल रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड करना, ठीक है बेटा। नाम से समझ आ रहा है ना, रिकॉर्ड कैसे करना है वो भी सिखाएंगे आपको। कैश बुक, कैश बुक, नाम का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, कैश बुक। इसका मतलब ओनली कैश ट्रांजैक्शंस will be recorded, only cash transactions will be recorded। इसके अंदर आप सिर्फ क्या रिकॉर्ड करने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ किसको रिकॉर्ड करने वाले हो, कैश ट्रांजैक्शन को। मतलब कि जो भी कैश का लेन देन हो रहा है, जो भी कैश का लेन देन हो रहा है सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब अगर आपने सैलरी दी, सैलरी दी इसका मतलब पैसा दिया तो लिखना है, आपने सेल की वहां से पैसा आ गया तो लिखना। मतलब जिस ट्रांजैक्शन के अंदर असल में नगद काम हो रहा है, नगद यानी कि कैश बेसिस पे काम हो रहा है, कैश पे ही सामान बेचा जा रहा है, कैश में खरीदा जा रहा है, कैश सैलरी दी जा रही है, कैश में परचेज किया जा रहा है, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है बेटा। और जो आपकी जनरल प्रॉपर है, जनरल प्रॉपर जो है जिसकी जगह यहाँ कहीं भी नहीं है, जिसका नाम यहाँ कहीं भी नहीं आएगा, वो कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगी, जनरल प्रॉपर में। जैसे कि क्रेडिट सेल ऑफ एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट,
काफी सारे ऐसे भी काम होते हैं जो उधार पे किए जाते हैं जिसकी जगह कहीं भी नहीं है। जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन का बताया था, मोबाइल अगर उधार पे खरीदा है उसको लिखने की जगह, मोबाइल उधार पे बेचा है उसको लिखने की जगह, लेकिन मोबाइल की दुकान पे जो फर्नीचर है उसको आपने उधार पे खरीद लिया, फर्नीचर को उधार पे खरीद लिया, तो उसकी जगह तो कहीं भी नहीं है, तो वो कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? जनरल प्रॉपर में। तो मतलब आप ये लगा के चले, जो ट्रांजैक्शन कॉन्टिन्यूअस ज्यादा होती है उनके लिए अलग बुक बना दी गई है, जो ट्रांजैक्शन बार बार नहीं होती उनके लिए एक ही बुक बनाई गई है जिसका नाम है जनरल प्रॉपर। वहां पे सबको लिखना है आपको, ठीक है? जिसकी जगह जहां है वही आपको लिखना है, दूसरी जगह पे पोस्ट नहीं करना। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में आ गई है तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, किसी भी दूसरी बुक के अंदर नहीं आएगी जो कैश बुक के अंदर आ चुकी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं कैश बुक को। अब हम स्टार्ट करते हैं कैश बुक को। कैश बुक तैयार है अपनी, कैश बुक का फॉर्मेट रेडी है हमारा। कैश बुक कुछ इस तरह से दिखती है बेटा, देखो कैश बुक इस तरीके से दिखेगी। आपको कॉलम्स बनाने हैं, सबसे पहले कॉलम बनाना है डेट का, उसके बाद रिसिप्ट्स का, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर दोबारा डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। मतलब कि आपको क्या करना है, बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। बुक को दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। आपको क्या करना है बेटा, ये कैश जो है, ये कैश आपके लिए क्या होती है? एसेट होता है। कैश क्या होता है? एसेट। बुक के अंदर एंट्री करने के लिए आपको रूल सिखाए जाएंगे आगे चल के। उसमें से जो आपके ट्रेडिशनल रूल है, ट्रेडिशनल रूल जो है वो कहता है एसेट अगर बढ़ेगी, अगर आपकी एसेट बढ़ेगी तो उसको लिख देना है अपने डेबिट साइड पे। बेटा हर अकाउंट की, हर बुक की जो लेफ्ट साइड होगी, ये जो डबल लाइन लगाई है इसका लेफ्ट साइड जो है उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट साइड है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट साइड है वो है डेबिट साइड, जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड। मतलब कि जब एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी वो, और जब वो घटेगी तो कौन सी साइड पे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे। उस हिसाब से रूल बनाए गए। और सिंपल कर दो सर, और सिंपल कर देते हैं बेटा, पैसा आए, पैसा आया तो यहां पे, पैसा गया तो यहां पे। और बताओ बेटा, और क्या हेल्प करूं आपको? अगर पैसा आए तो उसको अलग साइड पे लिखना है, पैसा जाए तो उसको दूसरी साइड पे लिख देना। समझ रहे हो बात को? मतलब कि सर अगर पैसा आएगा तो यहां पे लिखना है। हाँ जी बेटा, पैसा आएगा तो यहां पे लिखना है। पैसा जाएगा तो यहां पे लिखना है। हाँ जी बेटा, पैसा जाएगा तो यहां पे लिखना है। मतलब ये बॉर्डर लाइन है, ये हमारी बॉर्डर लाइन है। कहता है पैसा आए तो आप कौन सी साइड पे लिखो? बॉर्डर के इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पे। पैसा जाए तो बॉर्डर के राइट साइड पे आप लिखिए। ये आपका फॉर्मेट है। सर फॉर्मेट में आपने डेट लिखी है। डेट का मतलब बेटा जिस डेट पे पैसा आया या गया वो डेट आपको लिखनी है। रिसिप्ट का मतलब जिसकी वजह से पैसा आया वो कारण लिखना है यहाँ पे, वो रीजन लिखना है जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। सर ये क्या लिखा है? V.N0। V.N0 का मतलब होता है वाउचर नंबर। जो उसने रसीद दी ना मेरे को, जो रसीद दी, बिल जो दिया, उसका नंबर लिखते हैं यहाँ, वाउचर नंबर। ये भी आपको समझाएंगे क्या होता है। लेजर फोलियो, बेटा लेजर फोलियो का मतलब होता है खाता नंबर। खाता नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। कौन से पेज नंबर पे आपने वो ट्रांजैक्शन पोस्ट किया वो लिखते हैं। अमाउंट का मतलब है कितना पैसा आया या गया, वो अमाउंट लिखना है आपको। सेम यही काम यहाँ पे भी, डेट, जिस डेट पे पैसा गया। पेमेंट का मतलब जो रीजन था उस पेमेंट का वो रीजन लिखना है पेमेंट्स में। वाउचर नंबर वही पुराना, लेजर फोलियो भी वही, अमाउंट का मतलब कितना पैसा गया। इन दोनों को भी एक बार आप भूल जाएं, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो को आप भूल जाएं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको पहले लिखनी है डेट, नंबर 2 पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उससे पैसा आया या गया। पैसा आया तो कौन सी साइड पे लिखना है, पैसा गया तो कौन सी साइड पे लिखना है, ये आपको याद रखना है बेटा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नहीं नहीं सर, ऐसे फिर लेट हो जाएंगे। आप ऐसा करो,
आप क्वेश्चन मत दिखाओ हमारे, आप क्वेश्चन मत दिखाओ, आप बोलते जाओ, हम अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे आप बोलते हो वैसे मैं कर लेता हूं। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक हम बनाना सीख रहे हैं। ये जो कैश बुक है ये सिंपल कॉलम है, सिंपल कैश बुक है। एक और बनती है जिसके अंदर 2 कॉलम होते हैं, डबल कॉलम, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। आज हम सिर्फ सिंपल करेंगे, सिंपल सिंपल काम करेंगे आज। सुनो, डेट दे रखी है 2019, तो आपको क्या लिखना होता है, जो ईयर दे रखा होगा सबसे पहले आपको ईयर लिखना है 2019। ठीक है, यहां पे भी लिख दिया आपने 2019, ईयर लिखना है सबसे पहले, ईयर लिखना है दोनों साइड पे। डेट वाले कॉलम में सबसे पहले जो ईयर दे रखा हो वो ईयर लिखना है। उसके बाद जो मंथ दे रखा है, मंथ दे रखा है इसमें जुलाई का, जुलाई है इसके अंदर बेटा मंथ क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने मंथ लिख दिया जुलाई। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 तारीख को कैश इन हैंड 1950 रुपए। बेटा उसने काम स्टार्ट किया तो उसके पास कैश पड़ा हुआ था ऑलरेडी 1950 रुपए। तो कैश का जो बैलेंस दे रखा होता है, बेटा एक चीज और याद रखना, इस साइड पे जो आप जहां से पैसा आया वहां पे हमेशा आपको 2 लगाना है, हमेशा क्या लगाना है 2, और जिससे पैसा जाएगा वहां पे क्या लिखना है बाय। मतलब कि डेबिट साइड पे हर नाम के आगे, हर रीजन के आगे 2 लगाना है, क्रेडिट साइड पे हर नाम के आगे, हर रीजन के आगे बाय लगाना है। ठीक है, अब पढ़ो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यानी कि बैलेंस पड़ा हुआ है पहले से, तो अगर बैलेंस पहले से पड़ा हो तो हम यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन। पहले कुछ बैलेंस पड़ा था, वो बैलेंस आज हमारे पास आया, तो बैलेंस पहले से ऑलरेडी हमारी जेब में कितने पैसे पड़े थे, 1950 रुपए मेरी जेब में पड़े थे। जो पैसा आपकी जेब में ऑलरेडी पड़ा है, जो आपके बिजनेस में ऑलरेडी पड़ा है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, तो जो पहला कैश जो आपका है वो लिखोगे आप टू बैलेंस बीडी। ठीक है, आगे देखो, आगे वो बोल रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामा ब्रोस 400। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामा ब्रोस। रामा ब्रोस से आपने कैश रिसीव किया है, रामा ब्रोस से आपने कैश रिसीव किया है, तो पैसा आया या गया? आपने पैसा रिसीव किया है तो सर पैसा आएगा, क्या होगा पैसा आएगा। पैसा आया तो सर इसका मतलब पैसा आया तो इस साइड पे लिखना, हाँ जी बेटा इसी साइड पे लिखना। डेट क्या थी सर, ये जो बैलेंस दे रखा है ये तो 1 तारीख को, अगली डेट जो थी वो 4 तारीख थी। 4 तारीख को पैसा आया, किससे आया, रामा ब्रोस से आया, तो आपको यहाँ पे रीजन क्या लिखना है, किससे पैसा आया, टू रामा ब्रोस, टू रामा ब्रोस ऐसे लिखना बेटा। कितना कैश आया उससे, 400 रुपए, तो 400 रुपए लिख दिए। तो क्या कर दिया, 400 रुपए लिखने, अमाउंट में पैसा लिखना है कितना पैसा आया, और यहाँ पे रीजन लिखना है कि कहां से आया, रामा ब्रोस से आया, तो उसका नाम लिख दिया। आगे पढ़ो, जुलाई 6 पेड टू स्वामी बुक डिपो। पेड टू स्वामी बुक डिपो। पेड, पेड का मतलब पैसा दिया, पैसा दिया तो पैसा आएगा या जाएगा, सर आप पैसे दे रहे हो तो पैसे जाएंगे, जाएंगे बेटा, तो यहां पे लिखना है पेड टू स्वामी बुक डिपो। पेड टू स्वामी बुक डिपो, पैसा जाने का कारण कौन है, स्वामी बुक डिपो, तो स्वामी बुक डिपो नाम लिख दिया जी। कितना पैसा गया सर, 600 रुपए, तो यहां पे अमाउंट लिख दिया 600। ऐसे करना काम, ऐसे काम करना बेटा। आगे सुनो, जुलाई 10 कैश सेल 820 रुपए। आपने जुलाई 10 यानी कि 10 तारीख को आपने सामान बेचा, नगद सामान बेचा। नगद सामान बेचने पे पैसा आता है या जाता है, आता है सर। अगर मैंने आपको मोबाइल फोन नगद बेच दिया तो मेरे पास पैसे आएंगे या जाएंगे, आएंगे बेटा आएंगे, तो आएंगे तो इस तरफ पे लिखना है। कारण क्या है, कारण क्या है, सामान बेचना, तो यहां पे लिखूंगा टू सेल्स। टू सेल्स, कितने का सामान बिका, 820 रुपए का, ऐसे लिखते जाना बेटा। आगे सुनो, जुलाई 11
जुलाई 11 गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 500, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। आपने रमेश से उधार पे सामान खरीदा, रमेश से उधार पे सामान खरीदा तो पैसा आएगा या जाएगा? मैं आपके पास आया, आपकी दुकान पे आया, मैंने कहा जी मेरे को 20,000 रुपए का सामान दे दो उधार, आप मेरे को 20,000 का सामान उधारा दे दो। बेटा क्या मैं अभी आपको कोई पैसे दे के आया हूं? मैंने आपको बोला 20,000 का सामान उधार दे दो, क्या मैंने अभी आपको पैसे दिए? नहीं सर, नहीं दिए। तो इसका मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन उधार पे करी गई है, कुछ भी अगर उधार पे किया है तो इस बुक के नहीं आएगा, इस बुक के अंदर नहीं आएगा। इस बुक में सिर्फ कौन से आएंगे? जिससे या तो पैसा आए या जाए। आपने उधार पे सामान खरीदा तो ना ही पैसा आया ना ही गया, तो यहाँ पे लिखनी नहीं है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखनी ही नहीं है। आगे बढ़ो। बॉट फर्नीचर 400, आपने फर्नीचर खरीदा 400 रुपए का, आपने फर्नीचर खरीदा 400 रुपए का, तो पैसा आएगा या जाएगा? सर फर्नीचर खरीद के आएंगे तो पैसे जाएंगे, जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे लिखने, यहाँ पे लिखने आपको। कौन सी तारीख को खरीदा है फर्नीचर? फर्नीचर खरीदा आपने 17 तारीख को, फर्नीचर खरीदा आपने 17 तारीख को। सर इसका मतलब पहले तो बाय लगाना है। हाँ जी बेटा, बाय लगाना है। पैसा किसकी वजह से गया? फर्नीचर की वजह से, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? बाय फर्नीचर। पैसा किसकी वजह से गया? फर्नीचर की वजह से, तो बाय फर्नीचर। कितने का खरीदा है? 400 रुपए, 400 रुपए लिखो। आगे सुनो, कैश परचेज 20 तारीख, कैश परचेज 20 तारीख को, जुलाई 20 को कैश परचेज की, मतलब कि सामान नगद खरीदा आपने तो पैसे आएंगे या जाएंगे? सामान नगद खरीदा है तो पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे सर, जाएंगे। कौन सी तारीख को? 20 तारीख को। बाय लगाना ही लगाना है। किसकी वजह से गए? कारण क्या है? रीजन क्या है पैसे जाने का? सर परचेजेस। रीजन क्या है? परचेजेस। बाय परचेजेस। कितने का खरीद लिया आपने? सर 500 रुपए का। ठीक है बेटा, 500 रुपए लिख दो यहां। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है बेटा। आगे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन को उधार पे सामान बेचा, मोहन को उधार पे सामान बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, तो इसका मतलब सर उधार पे ट्रांजैक्शन हुई है। आपने अभी सिखाया था कि कुछ भी उधार का हो, कुछ भी उधार का हो तो उसमें पैसे आते जाते नहीं है, तो आपको यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन नहीं लिखनी। आपने उधार पे सामान बेचा है मोहन को, ना ही उससे पैसा आएगा ना ही उससे पैसा जाएगा, तो यहाँ नहीं लिखना आपको। ठीक है। आगे आगे लिखा हुआ है पेड वेजेस, पेड वेजेस मजदूरी दी। पेड वेजेस का मतलब मजदूरी दी। सर मजदूरी देंगे मतलब वेजेस देंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? कैसी बातें पूछते हो सर? पैसा देंगे, वेजेस देंगे तो पैसा जाएगा। वेजेस आपने पे की 27 तारीख को, तो आप यहाँ पे तो लिखेंगे बाय। कारण क्या पैसे जाने का? वेजेस। कारण क्या है? वेजेस, तो वेजेस लिख दिया। वेजेस का मतलब बेटा जो आपके पास लेबर होती है ना, उसको जो पैसे देते हैं उसको सैलरी नहीं वेजेस बोलते हैं, मजदूरी, दिहाड़ी। दिहाड़ी दी आपने, कितनी दिहाड़ी दी है? 250 रुपए, तो ये 250 रुपए आप यहाँ लिख दो। पैसा गया इससे तो यहाँ लिख दिया। आगे सुनो, आगे लिखा हुआ है कैश सेल्स 29 तारीख को 250 रुपए की, 250 रुपए की आपने कैश सेल करी। सर कैश सेल करी है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा बेटा, तो यहाँ पे लिखना है टू सेल्स। टू तो लगाना ही लगाना होता है। पैसा आने का रीजन क्या है? नगद सामान बेचा तो पैसा आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 250। ठीक है। आगे सुनो, पेड सैलरी 31 तारीख को, 31 तारीख को आपने सैलरी दी, सैलरी दी तो पैसे जाएंगे, तो बाय तो लिखना ही लिखना है। कारण क्या है? सैलरी। कितनी सैलरी दी? 250 रुपए। सैलरी कितनी है? 250 रुपए, वो लिख दिया।
आगे बोल रहा है विड्रू कैश फॉर डोमेस्टिक यूज 200 रुपए। मालिक ने अपने डोमेस्टिक यानी कि घरेलू यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से 200 निकाल लिए, तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा सर, बिजनेस से तो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? बाय ड्रॉइंग्स। अगर मालिक पैसे निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। कितना हो गया? 200 रुपए। इस तरीके से बेटा करना है क्वेश्चन को आपको, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब देखो, अब हिसाब लगाना है, अब हिसाब लगाना है। हिसाब कैसे लगेगा वो देखो बेटा। ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन, इसका मतलब होता है अकाउंट्स को बैलेंस किया जा रहा है, बुक को बैलेंस किया जा रहा है। ऊपर सिंगल, नीचे डबल लाइन और एकदम पैरेलल, दोनों बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे जगह खत्म होगी तो यहाँ पे कर दी, एकदम लास्ट में आके दोनों को बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करते हैं सर? आप देखो आपके पास पैसा कितना आया था, आपके पास पैसा कितना आया था, ध्यान से देखते जाए। 1950 रुपए पहले पड़े हुए थे, फिर उसके बाद 400 रुपए आ गए, तो 1950 प्लस 400 2350, फिर 820 आ गए, तो 820 रुपए जोड़ दो 3170, फिर 250 रुपए आ गए तो प्लस कर दो 250, ये आ गए 3420 रुपए। कितने पैसे आ गए? 3420। मतलब कि पैसा आया कितना था? 3420 रुपए आए थे टोटल। सबका टोटल कर दो बेटा 3420 रुपए। पैसे गए कितने? पैसे गए कितने सर? सबसे पहले गए थे 600 रुपए, फिर गए 400 रुपए, यानी कि 600 और 400 1000, फिर उसके बाद गए 500 रुपए यानी कि 1500, फिर उसके बाद 250 यानी कि 500 रुपए, तो 1500 प्लस 500 2000, फिर 200 रुपए गए 2200। टोटल पैसे गए कितने? 2200, आए कितने? 3420 रुपए। तो बेटा कुछ बैलेंस बचा? हाँ जी सर, बैलेंस बच गया। तो उसको ऐसे लिखोगे 31 तारीख को बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कि जो पैसा बच गया उसको क्या लिखेंगे? कैरी डाउन। जो पहले पड़ा था उसको ब्रॉट डाउन, जो बच गया उसको कैरी डाउन। सर ये कैसे निकलेगा? बेटा 3420 रुपए आए थे, आए कितने थे? 3420। मैं यहाँ छोटा सा लिख के दिखा देता हूं आपको, आप यहाँ पे नहीं लिखोगे ऐसे। 3420 रुपए आए थे और गए कितने? 2200 रुपए। तो घटा दो इसमें से 20 2 1, मतलब कि बेटा मेरी जेब के अंदर 3420 रुपए आए थे, 2200 रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने? 1220 रुपए। बच कितने गए? 1220। तो बैलेंस कितना रह गया? 1220। और ये दोनों टोटल नीचे जो लिखना है वो बराबर लिखना है, यानी कि यही वाला 3420। इस तरीके से बेटा आपको करनी है कैश को। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बताएं, अगली वीडियो के अंदर आपको और सम करवा के इस चीज को और क्लियर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।